तबीयत मेरी नासाज है, कुछ करने को बेताब है। तबीयत साथ नहीं देती, फार्म हाउस जाने की चाह है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज है 17 फरवरी 2024। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है, इसीलिए तो लंबी वीडियो भी बनाने वाला हूँ। थोड़ी देर बोलूँगा, हो सकता है सर दर्द ख़त्म हो जाए। अजीब बात है। आज तीसरा दिन है, मैंने रूफटॉप के ऊपर ग्रो बैग्स रख लिए हैं अपने इस टेरेस के ऊपर जहाँ पर शेडी एरिया है, क्योंकि समर सीज़न की सब्जियां लगाने के लिए थोड़ा शेड बनाना ज़रूरी है अगर आप छत के ऊपर सब्जियां लगा रहे हैं। ग्रो बैग जिनका ऊपर से डाया 2 फुट का है, इनकी गहराई 11 इंच है। काफ़ी सारी मिट्टी आ जाती है। एक एक गमले के अंदर तकरीबन 3 या 4 पौधे बनाऊंगा। मैंने समर सीज़न वेजिटेबल्स के बीज लगा लिए हैं। गोल घिया, ककड़ी, हलवा कद्दू, करेला, लौकी, देसी तोरी, टिंडा, खीरा और बैंगन के बीज। इनके अलावा मैंने फूलों वाली, जो कि मेरे पास बीज होते हैं, फूल वाली बेलों के बीज और सनफ्लावर रेड के बीज भी डाल दिए मैंने। सीडलिंग ट्रेस के अंदर मैंने बीज लगा दिए हैं और इनको रख दिया है छत के ऊपर ओपन एरिया में। इनको कवर किसी चीज़ से नहीं करना, क्योंकि अब बाहर के दिन शुरू हो गए हैं। अब आराम आराम से कुछ दिनों में गर्मी भी शुरू होने वाली है, तो कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बीज जर्मिनेट हो जाएंगे, सीडलिंग ट्रे को आराम से उठाऊंगा, गाड़ी में रखूंगा, फार्म हाउस जाऊंगा, वहाँ पर ज़मीन के अंदर इनको शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर भी तो हमने शेडी एरिया बनाना है। काफ़ी दिन हो गए सोच रहा हूँ जाऊँ, लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रही। लेकिन घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 15 फरवरी से 15 मार्च का एक पूरा महीना होता है जो कि अच्छा माना जाता है समर सीज़न के बीज लगाने के लिए। आज हफ्ते का दिन है, तो हो सकता है मंडे वाले दिन मैं वहाँ जाऊँ। समर सीज़न की वेजिटेबल के बीज ज़मीन के अंदर डायरेक्ट लगा दूंगा। यहाँ पर भी डायरेक्ट मैंने लगाए हैं, यहीं पर पौधे बनेंगे, यहीं पर बेलें बनेंगी और फ्रूटिंग भी होगी। ऊपर मैंने तार बांध दी है, इनके साथ में धागा बांधूंगा और बेलें इनके ऊपर चढ़ जाएंगी। साथ में ज़रूरी है कि फूल वाले पौधे भी आपने लगाने हैं। मैंने सारे मैरीगोल्ड के पौधे जो कि दूसरे टेरेस के ऊपर पड़े हुए थे, वो यहाँ पर लाकर रख दिए हैं, क्योंकि कीड़ों का हमला भी होगा सब्जियों के ऊपर, पोलिनेटर्स भी आएंगे, तो उनके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी कि वो किसके ऊपर हमला करते हैं। इसलिए मैरीगोल्ड के पौधे बहुत ज़रूरी हैं। देसी मैरीगोल्ड हो ना आपके पास, तो वो 12 महीने ज़िंदा रहता है। ये F1 है। ये ज़्यादा गर्मी होने पर इनके पत्ते झुलस जाएंगे गर्मी की वजह से, लेकिन इनके फूलों का साइज़ देखिए कितना माशाल्लाह मोटा मोटा सा, बड़े बड़े साइज़ के फूल लगे हुए हैं। और कुछ यहाँ पर लगाए हैं और कुछ मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रस चूसने वाले कीड़े हैं, जिसमें शहद की मक्खियाँ बहुत आती हैं इनके ऊपर रस चूसने के लिए, तो पोलिनेशन भी हो जाया करेगी। सब्जी वाले पौधों को, बेलों को जो फूल लगते हैं, उनके फूलों में से रस चूसने के लिए एक दूसरे फूल के ऊपर जब वो शिफ्ट होती हैं, तो उनकी टांगों के साथ पोलन्स लग जाते हैं। तो पोलन दूसरे फूल में जाकर गिरते हैं, तो फिर पोलिनेशन हो जाती है कुदरत की तरफ से ही। हमें हैंड पोलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ पौधे मैंने लगाए हैं जनाब, ये मिट्टी के गमलों के अंदर, जो कि 12-12 इंच का गमला है। इसके अंदर एक एक बीज डाला है मैंने, मतलब अभी 3 से 4 बीज डाले हैं, लेकिन जब उग जाएंगे तो एक गमले के अंदर सिर्फ एक पौधा ही रखूंगा। टिंडे का भी एक पौधा, कोई सा भी हो सब्जी वाला, 12 इंच के गमले के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पौधा ही आपने रखना है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो 2 पौधे भी रख सकते हैं। और भिंडी के बीज भी इसके अंदर मैंने लगा दी हैं ट्रेस के अंदर ही। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे, उनको निकाल कर अलग गमले के अंदर मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल के लिए मेरे पास गमला कोई भी खाली नहीं हुआ। जो खाली थे वो मैंने इस्तेमाल कर लिए। और ये देखिए, ये टायर के अंदर मैंने 2 बेलें लगाई हुई थी अंगूर की, और उनको ऊपर से हार्ड प्रून कर दिया था मैंने। तो ये अभी यहीं पर पड़ा हुआ है। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं पहले एक टायर को रख लूँगा, उसके आगे ग्रो बैग्स की लाइन लगाऊंगा। लेकिन जब मैंने ये सारा कुछ रख लिया, मिट्टी भर ली, और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस टायर के ऊपर, तो मैंने सोचा अरे ये क्या हो गया, अब तो उठाना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसकी जगह तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं इसी टेरेस के ऊपर सब्जियां भी लगा रहा हूं, इसी के ऊपर हाउस प्लांट्स भी हैं, तो स्पेस काफ़ी कम पड़ गई है। इसके अलावा कुछ टमाटर के मैंने पनीरी बनाई हुई है। देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह बीज उग गए हैं। अब जैसे ये थोड़े और बड़े होंगे, इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगा। कुछ घर में लगाऊंगा, कुछ फार्म हाउस पर ज़मीन में लगाऊंगा, और कुछ मैंने इसके अंदर भी लगाए हुए हैं। देखिए अब इनको कवर करने की ज़रूरत तो नहीं है टमाटर के पौधों को, या कोई सी भी पनीरी हो, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाहर के दिन है और चिड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ आती हैं। ये देखिए
चिड़ियाँ ही चिड़ियाँ यहाँ पर आती हैं सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, अपना दाना लेने के लिए, तिनके इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीज़न होता है, अंडे देने का टाइम होता है। तो मेरे बहुत सारे पौधे डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारी पनीरियाँ ऊपर से ये खा जाती हैं चिड़ियाँ, और नीचे सिर्फ तने रह जाते हैं जिसकी वजह से वो उग नहीं पाते। तो इसलिए मुझे कवर करना पड़ता है, बस 1 महीना कवर करना पड़ेगा, उसके बाद इनका चिड़ियों का सीज़न ऑफ हो जाएगा। मतलब वो अपना दाना जितना इकट्ठा करना था, तिनके इकट्ठा करने थे, घर बनाना था, वो बना लेंगे। लेकिन हमारे गार्डन में डव ने अंडे दिए फिर से 2, और उनमें से बच्चे निकले और वो उड़ गए। अब फीमेल दोबारा से अपनी नेस्टिंग यहाँ पर कर रही है। मैंने सोचा था कि इसका घर अब ख़त्म कर दूंगा, ये उड़ जाएंगे, तो फिर ये जो मैंने बेलें काटी हुई थी ये सारी ख़त्म करूंगा, ग्रीन नेट को ऊपर से सेट करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये देखिए, ये डव है, ये फिर से अंडे देने की तैयारी में है, नेस्टिंग अपनी दोबारा से कर रही है, घोंसले को सजा रही है। तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसका साथ देना पड़ेगा। अभी देखिएगा, ये अपनी जगह पर अपने घोंसले में जाने की कोशिश में है, सेट कर रही है। क्या करें जनाब, हो सकता है कि अल्लाह ने इसको मेरे गार्डन में ही भेजा हो कि चलो भाई इजहार के गार्डन में जाओ, वहाँ पर अंडे दो, वहाँ पर खाना खाओ, वहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, पौधों के पत्ते खाओ और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाओ। तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इसको हटा दूँ यहाँ से। जैसे भी है ऐसा ही रहेगा, नुकसान होता है तो होने दें, कितना हो जाएगा। हाउस प्लांट्स को मैंने फ़िलहाल के लिए बहुत कोनों में कर दिया है, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधों को ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। अभी आपको दूसरे टेरेस के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारे जो विंटर सीज़न की वेजिटेबल्स लगाई थी वो ख़त्म कर दी हैं, और वहाँ से कुछ ग्रो बैग्स उठाए और यहाँ पर रख दिए, वही मिट्टी दोबारा से इस्तेमाल कर ली। मैंने बहुत सारी कलमें लगाई थी फ़िश कैक्टस की, तो अब ये पौधे बन गए और इनको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। इनकी कटिंग्स रूटिंग शुरू हो चुकी थी, अब इनको मैंने गमलों के अंदर लगा लिया है, कुछ को मैंने ये हैंगिंग पॉट के अंदर भी लगा लिया है, और कुछ मैंने टर्टल वाइन की कलमें भी लगा दी हैं। आने वाले दिनों में 1 महीने के अंदर इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी, अगर चिड़ियों ने इनको छोड़ा तो। ये चिड़ियाँ इतने शौक से ये नरम पौधे उखाड़ती हैं, खाती हैं और अपनी नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर उसको इस्तेमाल करती हैं कि पूछिए ही मत। बहुत सारे पौधे मेरे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक बरकत होती है, पौधे फिर दोबारा से हरे भरे भी हो जाते हैं। गुलाब की कलमों के ऊपर आपका काफ़ी फोकस है और माशाल्लाह मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पार्ट्स बन रहे हैं। 2 पार्ट्स आपने देख लिए हैं। गुलाब की कलमें बिल्कुल सादे तरीके से कैसे लगानी है, देखिए यहाँ पर पत्ते भी गिरे हुए हैं, धूप भी आ रही है, कबूतर भी यहाँ पर आते हैं। इसका पर देखिए आप, ये बच्चे का पर है, लेकिन फिर भी इसकी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ चल रही है। पार्ट 3 में भी कल अपलोड हो जाए। उम्मीद है कि आपकी कलमें भी अच्छी ग्रोथ कर रही होंगी। मनी प्लांट का सीज़न फ़िलहाल के लिए तो ऑफ है, लेकिन अब गर्मी के दिन शुरू हो रहे हैं। अभी धूप में पौधों को रखा हुआ है आपने, तो उनको उठाकर अब शेडी एरिया में रखना शुरू कर दें, क्योंकि अब टेम्परेचर डे बाय डे गर्म ही होता चला जाएगा। जो पत्ते सूखे हुए थे उसको आप उतार दीजिए, अब नए पत्ते आने का टाइम भी शुरू हो रहा है। बहुत सारे इंडोर पौधे रूफ टॉप के ऊपर ओपन एरिया में सही से सरवाइव नहीं कर पाते, चाहे वो गर्मी के दिन हो चाहे वो सर्दी के दिन हो। ये देखिए एवरग्रीन का पौधा, कितनी बुरी हालत इसकी हो गई। जिस तरह डिफिन बाकिया की मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही इसका हाल भी है, क्योंकि इसको लाइट तो चाहिए लेकिन ज़्यादा गर्म हवा नहीं चाहिए, ज़्यादा ठंडी हवा नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इस वजह से इसकी हालत भी बिगड़ी हुई है। लेकिन अब मौसम शुरू हो गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता से इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। ये स्लोम देखिए, इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से मुरझा जाते हैं, पीले हो जाते हैं, लेकिन अब गर्मी के दिन आ गए हैं, इनकी ग्रोथ का सीज़न भी शुरू हो रहा है। गोल्डन पाम की भी हालत सर्दी की वजह से बिगड़ गई थी। इनके पत्ते देखिए किस तरह अब सूख गए, काले हो गए। काफ़ी पौधों की मैंने ऊपर से प्रूनिंग कर दी है, इनकी टहनियों को आगे से मैंने काट दिया है जो कि सूख गए थे। अब इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। समर सीज़न में ही इनकी ग्रोथ शुरू होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये सर्वाइव नहीं कर पाते। रूफ टॉप पर मौसम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाबी हमें नहीं मिल पाती जो कि हमें मिलनी चाहिए। जो कि ज़मीन के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, वो हम छत के ऊपर, फर्श के ऊपर, गर्म दीवारों के बीच में, ठंडी हवाओं के बीच में ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, जितनी भी आप मेहनत कर लें। काफ़ी सारी कलमें मैंने लगाई थी वॉन्डरिंग जियो की, देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज से इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है। अब ऊपर से जो नए पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर उगना शुरू हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर जब गर्म होता है ना तो बहुत अच्छी ग्रोथ बढ़ने लगती है।
इन सारी, और हाँ मैं बता दूं इन सभी के अंदर मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिया है, स्प्रे के रूप में नहीं बल्कि सादे पानी के अंदर वो खाद बनाने वाला लिक्विड भी मैंने डालकर यहाँ पर डाल दिया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 2 किस्म के मैंने अब बना लिए हैं। इसके अंदर, इस बोतल के अंदर जो मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था आपको, मिट्टी जंगल वाली या किसी पार्क की मिट्टी, उसके अंदर मीठा गुड़ डाला था और पानी डाला था, तो ये 7 दिन के अंदर बिल्कुल रेडी हो गया था। इस बोतल को मैंने पलट कर इस ड्रम के अंदर डाल दिया और इसके अंदर मैंने बहुत सारी सब्जियों के छिलके भी डाल दिए। इसके अंदर मैंने सरसों की खली वो भी डाल दी। सरसों की खली के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कुछ हफ्तों पहले, तो वो मेरे पास बाकी बची हुई थी, वो भी सारी इसी लिक्विड के अंदर मैंने डाल दी। अब इसके ऊपर झाग आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत झाग आई हुई है। बैक्टीरिया फुली मल्टीप्लाई भी हो चुके हैं और साथ में खाद भी बना रहे हैं। जो गार्डन के पत्ते और सब्जियों का वेस्ट मैंने इसके अंदर डाला है, टमाटर के छिलके, लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, अदरक के छिलके, वो सब कुछ जो कि हमारे किचन से ग्रीन मटेरियल निकलता है सब्जियों का, वो सारा इसके अंदर मौजूद है। अब उनके अंदर से ये बैक्टीरिया सारा अर्क निकाल लेंगे और इस पानी के अंदर शामिल हो जाएगा वो अर्क। ये वाला 1 लीटर मैंने लिया और 10 लीटर सादा पानी लिया, तो वही पानी मैंने बीज लगाने के बाद मिट्टी में डाल दिया है ताकि मिट्टी के अंदर खाद भी मिलती रहे। जैसे ही बीज जर्मिनेट होंगे तो उनको वहीं से खाद मिलना शुरू हो जाएगी, तो पौधे की ग्रोथ, बेल की ग्रोथ अच्छी होगी, वो जल्दी बड़ा भी होगा, विल पावर भी उसके अंदर मौजूद होगी और उसको इंशाल्लाह फल भी अच्छा लगेगा। और ये वाला बैक्टीरिया आपने पहले भी देखा, ये लैब में इकट्ठे किए हुए बैक्टीरिया का कल्चर है। पहले मैंने काफ़ी ये सेल भी किया, आप लोगों ने ख़रीदा भी, लेकिन उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि इस पर मेहनत होती है काफ़ी। इस कल्चर को बनाना पड़ता है, फिर पैक करना पड़ता है और इसकी खुशबू जो है ना वो थोड़ी बदबू टाइप है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि देसी घी जैसे समझिए ख़राब हो गया है, उसी तरह की इसकी बदबू है जो मुझे पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने बेचना बंद कर दिया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसमें लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ येस टाइप करके बता दीजिए, कुछ और टाइप नहीं करना, ओनली येस टाइप करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं अपने दराज स्टोर के ऊपर दोबारा से इसको इन स्टॉक कर दूंगा। तो आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकेंगे। चलिए अब दूसरी छत के ऊपर लेकर चलता हूँ। इस टेरेस के ऊपर गर्मी के दिन में मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फार्म हाउस पर भी टाइम देना पड़ेगा, वहाँ पर भी सब्जियाँ लगा रहा हूँ। भले मैं वहाँ पर डेली नहीं जा सकता, लेकिन गर्मी के दिन में आपको मालूम है आगे रमज़ान आ रहा है, मार्च के महीने में रोज़े भी होंगे, तो रोज़े की हालत में छत के ऊपर आकर देखना, धूप में पानी देना या फिर फार्म हाउस जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समर सीज़न की सारी सब्जियां मैं लगा रहा हूं अपने ट्रॉपिकल गार्डन में ही, जहां पर शेडी एरिया बना हुआ है। यहां पर फुल डे की धूप आती है। यहां पर फल वाले पौधे लगे हुए हैं जिसमें एना एप्पल भी है, बहुत खूबसूरत इसको फ्रूट लगता है, अभी तक लगा नहीं है। ये मेरे पास इसका पहला साल होगा और इसकी ग्रोथ तो ठीक है, सर्दी का बहुत बुरा असर नहीं हुआ है। और साथ में शहतूत है, थाईलैंड की वैरायटी है। अब इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और अब इसके ऊपर फूल लगना भी शुरू हो चुके हैं, नई टहनी आ रही है और साथ में फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि ये फल बनेगा और पता चलेगा किस टाइप का इसको फल लग रहा है। इसकी 2 कलमें मैंने ली हैं 4 दिन पहले और राइस हस्क ऐश के अंदर मैंने ओनली चावल के छिलके के अंदर मैंने 2 कलमें लगा दी हैं। इनकी ऊपर से मैंने कोई भी टहनी नहीं काटी और ना ऊपर से कोई शूट काटा है। तो देखना यह है कि इसकी भी ग्रोथ यहाँ पर शुरू होती है या नहीं। अगर होती हुई तो फिर मैं बहुत सारी कलमें लगाऊंगा और सेल भी करूंगा। आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकेंगे, लेकिन सिर्फ लाहौर में ही हम डिलीवर कर पाएंगे, आउट ऑफ सिटी भेजना मुश्किल होगा। राइस हस्क आप ख़रीदना चाहते हैं, हमारे दराज स्टोर के ऊपर बहुत सारा स्टॉक इस वक्त मौजूद है, आप ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि मुझे मालूम है अगर एक बार अब स्टॉक ख़त्म हो गया राइस हस्क ऐश का तो दोबारा मैं नहीं मंगवाऊंगा, क्योंकि ये राइस हस्क ऐश बहुत लाइट वेट होती है, इसका फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है और जब ये सूख जाती है फ़र्श के ऊपर गिरती है तो फ़र्श भी काला हो जाता है। पैकिंग करने के दौरान मेरे नाखूनों के अंदर भी ये ऐश भर जाती है, काली काली सी उंगलियां हो जाती हैं, काले नाखून हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। तो फटाफट से आप ऑर्डर कीजिए, अपने पास ये स्टॉक मौजूद रखिए, जब जब आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ होती है ये। हमारा इंग्लिश गुलाब पीले रंग के फूलों वाला अब दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह इस बार ये बहुत ज़्यादा कलियों से भरने वाला है। ये देखिए ये कली बन रही है और हर नई शूट जो भी आप देखेंगे उसके अंदर से एक कली ज़रूर निकल रही होगी। ये तकरीबन 1 महीने के बाद फूलों से भरने वाला है। इसी पौधे की हमने कुछ कलमें काटी थी, यहाँ से काटा था तो देखिए अब नई साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। कुछ दिन पहले यहाँ से भी एक गुच्छा निकल रहा था, यहाँ
यहाँ से, तो मैंने उसको काट दिया। अब ये देखिए यहाँ से भी एक शूट निकल रहा है, इसको काटना पड़ेगा। और यहाँ से भी इसको भी काट दीजिए। नीचे से जितने भी शूट निकल रहे हो वो हमने काट देने हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि पौधा ऊपर से ग्रोथ करे, ना कि नीचे वाली साइड से मल्टीपल ब्रांचेस निकाल कर डी शेप हो जाए। इसके अंदर देखिए मैंने बहुत सारे माल्टे के छिलके भी डाले हुए हैं और लहसुन के छिलके भी डाले हुए हैं। ये एंटी फंगल का काम भी करते हैं, नीमाटोड्स को भी मारते हैं जो कीड़े मिट्टी के अंदर बन जाते हैं और जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। ये उनको मारने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए इसके ऊपर फंगस भी लगा हुआ है क्योंकि हमने इसको डिकम्पोज नहीं किया था। सर्दी के दिन थे, बस इसको फैला दिया था पूरे सरफेस के ऊपर। पहले वाइट रंग का जाला आया और उसके बाद अब ये ग्रे कलर में बदल रहा है। ग्रे कलर का हो या काले कलर का हो, वो फंगस अच्छा नहीं माना जाता, वो जहरीला माना जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। हमने सिर्फ गोडी करते रहना है, एरेशन मतलब हवा का फ्लो बना रहना चाहिए, तो फिर फंगस ख़तरनाक नहीं रहता। मैंने प्याज भी कुछ लगा दिए हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो अब बना रहा हूँ, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तकरीबन 4 से 5 महीने। ये छोटे छोटे प्याज थे जो पिछले साल मैंने खाली इनकी नीचे वाली जड़ लगाई थी, पानी के अंदर उनकी रूट्स निकल आई थी, फिर उसको मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया, फिर उसको फूल खिले, उसके अंदर से बीज निकले, उन बीजों को मैंने लगाया था। और जो प्याज छोटे छोटे से पड़े हुए थे, तकरीबन 8 से 9 महीने पुराने ये पड़े हुए थे, तो उन्हीं को काट कर मैंने दोबारा से लगाया कुछ दिन पहले, तकरीबन 4 या 5 दिन पहले। तो अब देखिए 4 या 5 दिन का ये रिज़ल्ट है, कितने लंबे लंबे से इनके ऊपर से पत्ते भी निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर मैं ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र का बहुत कमाल का रिज़ल्ट है। ज़्यादा अब से मेरी कोशिश यही होगी कि अपने गार्डन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ही बनाऊं। वैसे मेरा गार्डन ज़्यादा ऑर्गेनिक ही रहता है, लेकिन सम टाइम मुझे खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, NPK। लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक पर शिफ्ट हो जाएंगे, हमारी मिट्टी के अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स इतने ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल हमारी मिट्टी के अंदर मौजूद होगा कि हमें केमिकल खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसको टाइम लगता है, एकदम से काम नहीं होता। 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। अब ये देखिए इस बारबाडोस चेरी का ये ग्रो बैग है, इसके अंदर गाजर के बहुत सारा वेस्ट है, पत्तों का बहुत सारा वेस्ट है, मटर के छिलके हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर मैंने डाला हुआ है जो कि बायोमास का काम करेगा। जैसे जैसे ये ह्यूमस में बदलेगा वैसे वैसे खाद वाला पानी इनके अंदर चला जाएगा। मैंने ग्रो बैग्स को नंगा नहीं छोड़ा है, इनके ऊपर मैंने गमले भी काफ़ी जोड़ दिए हैं, क्योंकि मिट्टी जब ढकी रहेगी तो उसके नीचे माइक्रोब्स, बेनिफिशियल फंगस वो ज़िंदा रहेंगे, काम करते रहेंगे। अगर हम बिल्कुल इसको ओपन मिट्टी को छोड़ देंगे, सूरज की धूप पड़ती ही रहेगी, तो फिर बेनिफिशियल फंगस भी मर जाता है, बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं, आपकी मिट्टी डेड हो जाती है। तो फिर हमें खादें देना पड़ती हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल कर भी रहे हैं, मिट्टी आपकी ऊपर से बहुत ज़्यादा खुश्क होने की वजह से कोई फ़ायदा नहीं होता उनका। अब ये देखिए लेमन का ग्रो बैग है ये, इसके अंदर मेथी का वेस्ट यानी मेथी के जो डंडे होते हैं वो, और मटर के बहुत सारे छिलके और जो भी सब्जियां होती हैं वो, इसी तरह मैं ड्रेसिंग अब कर देता हूँ। मिट्टी को हमने बिल्कुल सूरज के आगे पेश नहीं करना। सूरज की धूप की वजह से माइक्रोब्स मर जाते हैं, मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है, इसलिए हमने मिट्टी को खुश्क होने ही नहीं देना। कोई ना कोई हमने मल्टी क्रॉपिंग करते रहना है। अब जैसा कि ये धनिया मैंने लगा दिया हुआ है इसी शहतूत के ग्रो बैग के अंदर। अभी विंटर सीज़न की जो वेजिटेबल्स हमने लगाई थी वो सारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ से स्पेस एम्प्टी हो चुकी है। डिब्बों को उठाकर मैंने दूसरे छत के ऊपर रख दिया है। अब सिर्फ चुकंदर के ऊपर लास्ट पार्ट रह गया है, और ये पार्ट होगा आई थिंक 11वां पार्ट होगा या 12वां पार्ट होगा, जो कि तकरीबन 1 महीने के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हम चुकंदर को भी हार्वेस्ट करेंगे। अभी इनका साइज़ बल्ब का इंक्रीज़ हो रहा है, जब ये बन जाएगा तो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी विंटर सीज़न की वेजिटेबल। और ये ओरिगेनो के बहुत सारे पौधे जो कि कलम से मैंने लगाए थे, तो इनको उठाकर मैंने ग्रो बैग के अंदर ही रख दिया है, ताकि सूरज की सीधी सीधी धूप ग्रो बैग की मिट्टी के ऊपर आने की वजह से माइक्रोब्स मर ना जाएं और ना ही मिट्टी जल्दी खुश्क हो। साथ वाले में बहुत सारा धनिया लगा हुआ है। धनिया अगर आप चाहते हैं ना कि आपको मिलता ही रहे पूरा साल, तो पौधे के ऊपर जब भी फूल आने लगें तो फटाफट से उसकी टहनी को काट देना है। अगर पौधा फूलों पर आ गया तो धनिए के पत्तों की शेप जल्दी ही बारीक हो जाएगी, जिस तरह गाजर के पत्ते होते हैं कुछ उस तरह की हो जाएगी। इसलिए धनिए को बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना होने दें। जैसा कि अब आपको ये तकरीबन
4 से 4.5 या 5 इंच की ये टहनी है। इस तरह इतनी हाइट में सारे धनिए को हार्वेस्ट कर लिया करें। और मैं तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद हार्वेस्ट करता हूँ और फिर से 4 से 5 दिन के बाद ये रेडी हो जाते हैं। अभी पिछला ख़त्म नहीं होता, अगला फिर से रेडी हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर ये पक जाएगा ज़्यादा, तो तब ये हार्वेस्टिंग के काबिल नहीं रहता। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बदल जाती है। और ये देखिए लाल मूली मैंने इस ग्रो बैग के अंदर लगाई थी, तो इसको मैंने निकाला नहीं था। ये देखिए कितनी मोटी हो गई है फूल कर ये। और अब इसके ऊपर फूल लगेंगे, एक लंबी सी स्टिक निकलेगी, फूल लगेंगे उसके ऊपर और फिर बीज बन जाएंगे। जब वो सूख जाएगी तो फिर हम बीज को हार्वेस्ट करके अगले साल के लिए दोबारा से स्टोर कर लेंगे। कोशिश किया करें जो भी आपने सब्ज़ी लगाई है उसको जब फूल लग जाएं, पक जाएं, उसके अंदर से बीज निकालें और दोबारा से स्टोर कर लें, ताकि आने वाले सीज़न में आप फिर से उसको लगा सकें। चेरीज़ के बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी इनके पास से गुज़रता हूँ, टच होते हैं कपड़े या स्किन टच होती है, तो ये बारीक बारीक से कांटे चुभ जाते हैं और निकलते भी नहीं हैं। इतने बारीक होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि किस जगह पर स्किन में वो चुभा हुआ है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने इसको टेस्ट करना है कि यहाँ पर इसको फ्रूटिंग होती है या नहीं। 3 से 4 चेरीज़ के पौधे हैं मेरे पास। अंजीर की अब दोबारा से ग्रोथ शुरू हो चुकी है और ग्रोथ शुरू होते साथ ही ये देखिए छोटा छोटा सा फ्रूट भी बनना शुरू हो गया है, पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। ये बाहर के दिन आने का इंडिकेट है। और हाँ, आपको एक बात बताऊं, ये जो हमने स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे पौधे लगाए थे ना, ये हमारे सही से कामयाब यहाँ पर नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर जनाब बिल्लियाँ काम ख़राब कर देती हैं। ये देख सकते हैं ये क्या काम कर रही हैं, पत्तों के ऊपर ही पोटी कर देती हैं और पत्ते जल जाते हैं। और फ्रूट भी लगा होता है तो वो भी सही से खिल नहीं पाता। फूल तो खिल जाता है लेकिन उसके अंदर से सही से फल नहीं बन पा रहा, क्योंकि यहाँ पर बिल्लियाँ आकर बैठ जाती हैं। मैं बस इनको सेट ही करता रहता हूँ, इनकी पोटियाँ उठा कर फेंकता रहता हूँ, लेकिन वो यहीं पर करती हैं। जबकि मैंने एक डब्बा रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी सारा वेस्ट भी है, लेकिन यहाँ पर वो आकर पोटी नहीं करती। वो पोटी करती हैं तो मेरे स्ट्रॉबेरी के गमले के अंदर आकर। पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है यहाँ पर पोटी करने का। लेमन का सीज़न भी शुरू हो चुका है। नए नए पत्ते और नए नए फूल अब खिलेंगे। देखिए नए पत्ते आ रहे हैं और कलियां भी अब बनना शुरू हो गई हैं। ये खिलेंगी, इनके अंदर से बहुत सारा फल बनेगा। ये 2 छोटे छोटे सर्दी के दिन के ही लगे हुए हैं, लेकिन इनका साइज़ अब बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब पकने के दिन हैं, ना कि साइज़ बड़ा होने के। लेकिन जो नए फूल खिलेंगे उनके अंदर से फल बनेगा, उनका साइज़ बड़ा होगा। अभी आप प्रूनिंग करना चाहें तो इसकी कर सकेंगे। अगर कहेंगे आप तो मैं इसकी प्रूनिंग करने का तरीका आपको बता दूंगा, ताकि सीज़न शुरू होने से पहले पहले आप अपने पौधे की अच्छी प्रूनिंग कर लें, ताकि वो ज़्यादा टहनियाँ आएँ और ज़्यादा फल भी उसको लगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिखना है आपने लेमन, उसके आगे येस लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा कि आप इसके ऊपर वीडियो चाह रहे हैं। और ये भी देखिए यहाँ पर भी लेमन लगा हुआ है जनाब, 2 हैं यहाँ पर और एक ये लगा हुआ है। देखिए जनाब, पौधों को अगर आप चाहते हैं ना कि फल ज़्यादा से ज़्यादा लगे, तो फिर उनकी हिफाजत उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगी, यानी खाद देना पड़ेगी। केमिकल खाद दें या ऑर्गेनिक दें, खाद तो देनी पड़ेगी, तभी तो जाकर फल सही लगता है। अगर बात की जाए ना सिर्फ पत्ते वाले पौधे की, जैसे कि ये पालक का पौधा है, सलाद पत्ता है, या कोई सा भी मेथी हो, इस तरह के पौधे जिसने सिर्फ पत्ते ही देने हैं आपको, उसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिसने फल देना है, फ्रूट लगना है उसको, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो चाहे वो पौधे के ऊपर लगे, तो उसको हमें खाद तो देनी ही पड़ेगी। इस पालक के पौधे को मैं कोई केमिकल खाद नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मैं कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र ही मैं दे रहा हूँ। और इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये सिर्फ एक पौधा है, कितनी बार इसकी हमने हार्वेस्टिंग कर ली है। ये डंडे ही आपको बता रहे होंगे कितने कितने थिक डंडे हैं इसके, मोटे डंडे हैं। और इनके आगे से हमने पत्ते वक्त के साथ साथ तोड़े हैं, लेकिन फिर से पत्ते बड़ा होना शुरू हो गए हैं। अब ये देखिए नए पत्ते कितनी शाइनिंग में आ रहे हैं और बीच में से ये पक भी रही है। देखिए ये लाल लाल टहनियाँ। अब इसके अंदर से एक लंबी सी स्टिक निकलेगी, उसके ऊपर फूल लगेंगे, उसके ऊपर वो खिल जाएंगे, तो इनके अंदर बीज भी बन जाएंगे। फिर हम इन्हीं के बीज को अगले साल के लिए स्टोर कर लेंगे। ये बिल्कुल देसी वैरायटी मैंने लगाई थी, आम वैरायटी। तो कितना अच्छा पौधा, सिर्फ एक पौधा बना है। आप अगर बहुत सारे पौधे लगाते हैं तो ये रिज़ल्ट आपको देखने पर नहीं मिलता होगा, यकीनन नहीं मिलता होगा। जबकि सिर्फ ये एक बीज था, एक पौधा बना और इतनी सारी पालक हमने वक्त के साथ साथ हार्वेस्ट की। और इसके अंदर बहुत सारा आयरन भी है। इसके पत्ते का कड़कनेस ही आपको बता रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, रस से भरा हुआ। देखिए मेरा हाथ हरा हो गया, इतना मॉइस्चर इसके अंदर पाया जा रहा है।
तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है तो उसका कल्चर आप मुझसे ख़रीद सकते हैं। बस आपने कमेंट बॉक्स में बैक्टीरिया यस लिखना है। मैं समझ जाऊंगा आप बैक्टीरिया का कल्चर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो मैं दराज स्टोर के ऊपर अपने दोबारा से इन स्टॉक कर दूंगा, तो आप ऑर्डर कर सकेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, जिस तरह मैंने आपको जंगल की मिट्टी का तरीका बताया था कि किसी पार्क की या जंगल की मिट्टी को लीजिए, गुड़ डालिए, पानी डालिए, हो सके थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए, 7 दिन के अंदर अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जो कि लैब से कलेक्ट किए गए हैं बैक्टीरियाज और फंगस, इसकी थ्रू बनाएंगे तो जल्दी आपका कल्चर रेडी हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और अब सर में थोड़ी सी दर्द कम हुई, लेकिन जैसे ही मैं चुप कर कर बैठूंगा तो मुझे लगता है फिर से सर में दर्द होने लगेगी। फिर मिलेंगे जनाब अगली वीडियो में। उम्मीद है कि मैं जल्दी ही फार्म हाउस जाकर गर्मी की सब्जियों के बीज ज़मीन में लगा दूंगा, क्योंकि वहाँ पर माली ने क्यारियाँ बनाकर पानी छोड़ दिया था, लेकिन अब तक तो वो खुश्क हो चुकी होंगी। अब दोबारा से वो पानी देगा तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन वहाँ पर जाऊँगा और बीज लगाऊँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।